गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आयनिक रेडियाई कंप्लीट की थी, तो हमारी दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। आज हम ले रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक टेंडेंसी है, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous atom, minimum energy required to remove most loosely bonded electron from isolated gaseous atom is called ionization energy। तो इसकी डेफिनेशन हम जरा यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आज थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी का है, तो हम नोट पैड की हेल्प लेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, minimum energy required to remove most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। minimum energy required to remove most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इफ यू टॉक अबाउट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, successive ionization energy, successive ionization energy means energy required to remove first, second or third electron is called first ionization energy, second ionization energy और थर्ड ionization energy रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ionization एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कि दैट इज कॉल्ड सेकंड ionization एनर्जी। और उसके बाद जो थर्ड मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट विल बी कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, एक के बाद एक। ये भी ध्यान रखना, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और टू आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में फर्क है। टू आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू इलेक्ट्रॉन्स, वेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज energy required to remove third electron, and these are called successive ionization energy। And the question arises here is, second ionization energy is always more than first ionization energy। second ionization energy is always more than first। Why? Because it is more difficult to remove electron from positive ion। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, अगर सपोज कीजिए यू हैव मेटल एटम M, it remove first electron and produce M positive। Now if you wants to remove second electron from M positive, then second ionization energy will be high because
यहाँ आपका M पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, एंड दैट इज वाई सेकेंड आयन एनर्जी इज मोर देन फर्स्ट, और भी ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज होगी। तो M मेटल एटम है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इट विल एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन विल रिमूव्ड विद मोर डिफिकल्टी, एंड हेंस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मच मोर देन फर्स्ट। तो ये जैसा कि हमारे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, second ionization energy will be higher than the first because it is more difficult to remove an electron from positive charged ion than from the neutral atom। neutral atom के मुकाबले पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन सेकंड, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी even more than third also। so successive ionization energy क्या है? ionization energy required to remove second, third, fourth, fifth electron are called second ionization energy, third ionization energy, fourth, वो आपकी सक्सेसिव हो गई। what are the factors affecting ionization energy? factors, the first factor is size। सपोज कीजिए हमारे पास दो एटम है of different size, nucleus of both, and these are the outermost electron। now the distance between nucleus and electron is less in smaller atom। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस छोटे एटम में कम है। स्मॉल लेस द डिस्टेंस मोर विल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू बिटवीन एनी टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मोर द चार्जेस मोर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल अगर डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हाई होगी। तो स्मॉलर द एटम, यहाँ पर देखिए साइज में, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। मीन्स वी कैन सी दैट स्मॉलर द साइज मोर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, पहला फैक्टर है। जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है Q1 और Q2 पर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारा E होता है, लेट 1.6 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन और उतना ही ज़्यादा चार्ज। तो ZE इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज या मोर द एटॉमिक नंबर, मोर विल बी चार्ज, more will be force of attraction, and so higher will be the ionization energy। so we can say that more the nuclear charge, more will be ionization energy। third factor is shielding effect। shielding effect, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होती हैं, और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शंस को, जेड इफेक्टिव को कम कर देता है। जेड इफेक्टिव जो हमारा होता है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है Z - सिग्मा,
जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा हो जाएंगी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लो हो रहेगी। कुल मिलाकर शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात आती है तो मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। तो कुल मिलाकर अगर हम इन दोनों का नेट रिजल्टेंट देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का, तो इनका जो नेट रिजल्ट हमारा जेड इफेक्टिव होता है, और जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो मोर, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और जेड इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा। मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। चलिए ये हो गया हमारा शील्डिंग, थर्ड फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। फोर्थ इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। penetration effect या penetration you can say. More the penetration more will be ionization energy. Now what does it penetration means? Penetration means deeply presence. इलेक्ट्रॉन कितना डीप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कितना डीपली प्रेजेंट है। जितना डीप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको रिमूव उतना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और फॉर ए पर्टिकुलर शेल पेनिट्रेशन ऑफ S इज मोर देन P इज मोर देन D एंड D है पेनिट्रेशन मोर देन F। एक पर्टिकुलर शेल के लिए S सबसे अंदर की तरफ होता है, उसका पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब S से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू P। उसी पार्टिकुलर शेल के लिए अगर हम बात करते हैं फोर्थ शेल, तो 4s का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब 4s काफ़ी अंदर प्रेजेंट होगा एज़ कम्पेयर टू 4p। 4p विल बी मोर पेनिट्रेटेड देन 4d विच इज़ मोर पेनिट्रेटेड देन 4f। तो f का पेनिट्रेशन सबसे कम होगा इसमें, फोर्थ शेल की अगर हम बात करते हैं तो f से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू d और p और s। तो उसमें S4s में इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मोर द पेनिट्रेशन मोर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 4f। दिस इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन मीन्स डीपली प्रेजेंट। अगर आपका ये एटम है, इलेक्ट्रॉन आपका जितना डीपली प्रेजेंट होगा, ये देखिए आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है एंड दिस इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया है वो ज़्यादा डीप प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कलर इलेक्ट्रॉन्स, वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो एस ऑर्बिटल्स हमारे डीप प्रेजेंट होते हैं, उनका पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है किसी भी एक पार्टिकुलर शेल के लिए। एंड द लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल कन्फिग्रेशन मोर विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। हमारी नोबल गैस कन्फिग्रेशंस है, ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट है हमारा NS2 NP6 या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस है, वो स्टेबल कन्फिग्रेशंस होती हैं। तो एक बार कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल हो जाती है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और वी कैन से नोबल गैस completely filled and exactly half filled configurations have higher ionization energy. So these are the factors affecting ionization energy. कौन कौन से फैक्टर्स आ गए इसमें आपके? साइज़, जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनका अगर हम दोनों का रिजल्ट लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब उसमें आपका जेड
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपकी आयनाइज एनर्जी भी वेरी करेगी। पेनिट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, these are the factors affecting ionization energy. Now let us come to the periodic trends. Periodic trends along a period. अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं, देन एज वी नो इन लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। हम साइज की बात पहले ही कर चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होता है, और साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइज एनर्जी इंक्रीज होगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और यहाँ पर हमारा अलोंग ए पीरियड, ये रेडियस हमने यहाँ पर की थी, देखिए जरा, एक जनरल ट्रेंड्स है। लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो जनरल है कि साइज डिक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी इट विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे क्या आते हैं हम किसी भी ग्रुप में, अलोंग ए ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ये एक जनरल टर्म्स हैं अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो देखिए जरा, अलोंग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स यहाँ पर वेरिएशंस दे रखी हैं क्या? शिल्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दे रखी इसमें। चलो हम आपको नोट पैड की सहायता से ये हेल्प करें। हाँ जी, तो ये हमारा अलोंग ए पीरियड हमारा हो गया था कि अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीज and hence ionization energy increase, and if we goes in a period along a group group में, in a group as we move from top to bottom size increase and hence आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। जनरल है बिल्कुल। हाँ, अब बात आ जाती है कुछ एक्सेप्शंस की। अब एक्सेप्शंस क्या हैं जरा वो देखिए। इन द सेकेंड पीरियड वी हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैस की स्टेबल कन्फिगरेशन है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, नो क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम आते हैं, फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन साइज डिक्रीज बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू बोरॉन। देन कार्बन साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। नाइट्रोजन size again decrease, so ionization energy increase. For oxygen size decrease but nitrogen have ionization energy more than oxygen. These are the two exceptions. ग्रुप के ग्रुप हैं ये आपके। इवन ग्रुप में नीचे आते हैं मैग्नीशियम विल हैव ionization energy more than एल्यूमिनियम, एंड इधर फास्फोरस हैव ionization energy more than सल्फर। ग्रुप डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो क्या कारण है कि सेकंड ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी आपके 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली से ज़्यादा है, और या फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों? वाई दिस एक्सेप्शन? जबकि होना क्या चाहिए था,
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ गया, फिर इंक्रीज होती है लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आ गया। तो वाई देर आर दीज टू एक्सेप्शंस? सो लेट अस टेक वन बाय वन। वाई बेरिलियम हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन बोरॉन? बेरिलियम हैज़ आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन बोरॉन। जब भी बात आयनाइजेशन एनर्जी की आती है तो सबसे पहले अपना काम करना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। बेरिलियम कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 एंड बोरॉन हैज़ कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। अभी हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग बताए थे, उसमें एक फैक्टर बताया था पेनिट्रेशन। एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, सो वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2s while in boron electron is removed from 2p। अगर हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p में हमारा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जबकि बेरिलियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब दोनों ही दूसरे शेल की बात है, सेम शेल है, और किसी भी पार्टिकुलर शेल के लिए s हैव पेनिट्रेशन मोर देन p। फॉर ए particular shell S subshell have more penetration than P. Hence ionization energy of बेरिलियम इज़ मोर देन बोरॉन। उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया, और जितना ज़्यादा एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, सो बेरिलियम विल हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन बोरॉन। एक फैक्टर और भी यहाँ पर हम बता सकते हैं, आल्सो इन बेरिलियम 2s सबसेल इज completely filled। 2s जो है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पर आपका 2s2, यहाँ जो आपका है 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि आपका 2p जो है कम्प्लीटली फिल्ड भी नहीं है और हाफ फिल्ड भी नहीं है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। देर मे बी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इन p, बट हेयर देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो नॉट नाइदर कम्प्लीटली फिल्ड नॉर हाफ फिल्ड। तो इस ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से भी बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। दिस इज द वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई नाइट्रोजन हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन ऑक्सीजन? सेकंड क्वेश्चन, द रीजन अगेन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोथ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 and oxygen 1s2 2s2 2p4. Now nitrogen have exactly half filled configuration p3. P may have maximum 6 electron, nitrogen have 3 electron. Since nitrogen have exactly half filled configuration which is stable, therefore it is difficult to remove electron from nitrogen atom. Hence nitrogen have ionization energy more than oxygen. हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी
ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। कारण वाई? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब देखिए जरा, नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन थी हमारी 1s2 2s2 2p3 थी। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए, कन्फिग्रेशन जो एन पॉजिटिव की आएगी वो आएगी 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4 होती है। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओ पॉजिटिव की जो कन्फिग्रेशन होगी वो होगी आपकी 1s2 2s2 2p3। आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नाउ ऑक्सीजन हैव नोबल गैस एग्जैक्टली हाफ एल्ड कन्फिग्रेशन। अब अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, अब यहाँ से अगर आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ओ पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, क्योंकि ओ पॉजिटिव है एग्जैक्टली हाफ एल्ड कन्फिग्रेशन। तो हाफ एल्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ओ पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन फर्स्ट एनर्जी की अगर बात करते हैं हम, तो फर्स्ट एनर्जी नाइट्रोजन की ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ऑक्सीजन की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो जाती है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे आयनाइजेशन एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि वाई बेरिलियम हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन बोरॉन एंड वाई नाइट्रोजन हैव आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन ऑक्सीजन। वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स energy required to remove first electron. After removal of one electron, atom acquires positive charge and it is difficult to remove electron from the positive ion. पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। वैसे भी आपको एक क्वेश्चन हम लास्ट टाइम करवा चुके हैं, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कैटायन बनता है, साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन फर्स्ट। Successive ionization energy and factor affecting ionization energy. This is your next topic, ionization energy. थर्ड पीरियोडिक टेबल, इससे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सॉरी, इससे पहले हम कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियाई एंड नाउ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रहती है इसके अंदर, वो अपने नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू।